थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच की वजह से डिले हो गया। ठीक है। सो वेलकम 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 स्टूडेंट्स। वेलकम बच्चों, सब कैसे हो? क्या हाल चाल है सबके? सब बढ़िया हो? 12th क्लास के बच्चों, सभी लोग बढ़िया होंगे, है ना? आई होप सो सभी लोग बढ़िया होंगे। गुड इवनिंग एवरीवन। सो आज हम शुरू करने वाले हैं। जो आपके सामने सबको स्क्रीन विजिबल होगा। आई एम होपिंग दैट सबको विजिबल होगा। हाँ, थम्स अप कर रहे हैं मतलब विजिबल होगा। ठीक है। तो आज हम आपके सामने जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है। लेक्चर नंबर 1। माई सेल्फ किरण कुमार सामंता, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स एट COE उत्तराखंड, हैविंग 3+ years of experience in teaching JEE and NEET physics। ठीक है, दिस इज मी। सो सबसे पहले तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले, 12th का पहला चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो चैप्टर है ना, बहुत से बच्चों को डर भी लगता है अगर समझ नहीं आए तो। समझ में आए तो आसान भी लगता है। आसान बहुत कम लोगों को लगता है ना। मेंस लेवल पे जाए तो आसान ही है अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। इससे ऑलमोस्ट कितने क्वेश्चन अगर वेटेज देखा जाए तो 2 क्वेश्चन, पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक से बोल रहा हूँ, 2 से 3 क्वेश्चन तो फंसते ही है जेई मेंस में। ठीक है। तो ये चैप्टर जो है आसान भी है। अगर आपने सही से कॉन्सेप्ट पे काम किया है तो आपको आसान लगेगा। अगर आपने सही से कॉन्सेप्ट पे काम नहीं किया है ना, तो मे बी यू विल फेस सम डिफिकल्टीज इन दिस चैप्टर, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन प्रॉब्लम्स ना हो इसके लिए मैं ही आपको पढ़ाने आया हूँ। ठीक है। इजी करने के लिए हम यहाँ पर बैठे हैं। ठीक। तो लेट्स जंप इनटू द टॉपिक दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब आपने ये तो बहुत लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा ना, ये तो क्या आपको दृश्य जो दिख रहा है वो क्या हो रहा है बता दो आप ही लोग। सबको पता ही क्या हो रहा है ना? सबने देखा होगा, आए दिन देखने मिलता होगा आपको। दिस इज बेसिकली लाइटनिंग, है ना? इसका एग्जाम्पल क्यों लिया है मैंने, आपको धीरे धीरे क्लियर होते जाएगा सब चीज। तो लेट्स जंप इनटू द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को अगर मैं सिंपल भाषा में तोड़ूं तो आपके सामने लिखा है इलेक्ट्रो एंड स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब होता है बच्चों रेस्ट में। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज। ठीक है। आज का जो चैप्टर है ना उसमें हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जो पूरा कार्यक्रम, जो पूरे चैप्टर में उथल पुथल करने वाला किरदार है ना, कैरेक्टर है, वो है चार्ज। तो अगर वो कैरेक्टर को आप समझ लो कि उसका बिहेवियर कैसा होता है ना, तो आपके लिए ये चैप्टर आसान हो जाएगा। अब इस कैरेक्टर को समझने के लिए पहले देखिए पहले कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक्चुअली क्या होता है। ऐसा फिजिक्स का ब्रांच है जो सिर्फ और सिर्फ चार्ज को रेस्ट में रहते हुए डील करता हो। मतलब जब जब चार्ज रेस्ट में रहेगा उसको हम जब स्टडी करेंगे ना, वो जो ब्रांच ऑफ फिजिक्स है, दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इतना सारे बच्चों को, 12th के बच्चों को तो पता होगा, मतलब ये फिर भी मैं बेसिक से पढ़ा रहा हूँ कि आपको इतना पता होगा। ठीक है। अच्छा, अब आप सभी ह्यूमन बीइंग हो, आपका कुछ ना कुछ नेचर है। ठीक है। या तो कोई ना कोई बहुत ईमानदार बच्चा होगा यहाँ पर, कोई ना कोई बहुत डिसिप्लिन्ड बच्चा होगा यहाँ पर, कोई ना कोई बहुत गुस्सैला बच्चा होगा यहाँ पर, कोई ना कोई बहुत एकदम, और भी कोई के पास कैरेक्टर होंगे, है ना, प्रॉपर्टीज होंगे। तो आप ह्यूमन बीइंग हो, आपके पास कुछ ना कुछ नेचर है अपना। ठीक है। आपके सबके अलग अलग बिहेवियर होते हैं, सही बात है। तो वैसे ही क्या होता है हमारे नेचर में, हम चार्ज के बारे में जब पढ़ते हैं, ठीक है, तो चार्ज क्या होता है बेसिकली किसी भी बॉडी या फिर किसी भी पार्टिकल का ऐसा प्रॉपर्टी। जैसे नेचर की बात कर रहा हूं, हमारा नेचर है, मैं मान लो मैं बहुत गुस्से वाला हूं, मैं हंसमुख हूं, तो मेरा नेचर है, ये मेरा प्रॉपर्टी है। वैसे ही किसी भी बॉडी का, किसी भी पार्टिकल का एक प्रॉपर्टी होता है चार्ज। ठीक है। ऐसा प्रॉपर्टी जिससे वो या तो इलेक्ट्रिक फील्ड को महसूस कर सके, या तो वो खुद इलेक्ट्रिक फील्ड को बना सके, या तो वो मैग्नेटिक फील्ड को बना सके, या तो मैग्नेटिक फील्ड को वो एक्सपीरियंस खुद कर सके।
ऐसे प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, चार्ज ऑफ दैट बॉडी या फिर चार्ज ऑफ दैट पार्टिकल। क्या आपको ये बात समझ में आई? मैंने एक जनरल इंट्रोडक्शन दिया चार्ज के बारे में। तो अगर चार्ज को मैं बताऊं तो चार्ज बेसिकली क्या हो जाएगा बच्चों? चार्ज इज द चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल और बॉडी to generate or to experience electrical forces as well as magnetic forces। समझ में आया क्या मेरी बात? या तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकता है या तो खुद महसूस कर सकता है। चार्ज इज प्रॉपर्टी ऑफ अ पार्टिकल और अ बॉडी टू विच इट कैन जनरेट 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 और एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्सेस एज वेल एज मैग्नेटिक फोर्सेस। ठीक है, तो समझ में आया चार्ज क्या होता है। जैसे हमारा नेचर होता है वैसे किसी बॉडी और किसी पार्टिकल का, जनरली पार्टिकल होता है, बॉडी बहुत बड़ा हो जाता है, पार्टिकल मतलब छोटा छोटा चीज। ठीक है, चार्ज इज प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल और अ बॉडी टू विच इट कैन जनरेट और एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फोर्सेज एज वेल एज मैग्नेटिक फोर्सेज। यहां तक सबको बात समझ में आई क्या मेरी? सबको, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा होगा, मैं धीरे धीरे आ रहा हूँ उस पर। ठीक है, धीरे धीरे आएंगे, कैसे होगा वो आप समझोगे धीरे धीरे। क्या आपको समझ में आया कैसा होता है प्रॉपर्टी? ठीक है, लेट्स लेट्स जस्ट, अच्छा बहुत से बच्चों ने एक एक्सपेरिमेंट किया होगा ना कि ऐसे कंबल अपने ऊपर रख लिए और रब करना। ठीक है, यूट्यूब में आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, रब करना और फिर देखना बाजू वाले को छूना, तुमको थोड़ा बहुत करंट लगेगा, शॉक जैसा कुछ फील फील करते हो ना। वो सब क्यों होता है? वो सब होता है चार्ज की वजह से। चार्ज क्या प्रोड्यूस कर सकता है और फील कर सकता है? चार्ज खुद में इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकता है या फिर खुद में वो इलेक्ट्रिकल फोर्सेस को भी एक्सपीरियंस कर सकता है, वो इलेक्ट्रिकल फील्ड की वजह से होता है। ठीक है, अब आज हम जो है ना पूरे चार्ज चार्ज के बारे में बात करने वाले हैं कि चार्ज क्या होता है, चार्ज क्यों कैसा करता है, दैट्स इट। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज समझते हैं कि चार्ज की क्या क्या और प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो जो चार्ज है वो अपने आप में एक स्केलर क्वांटिटी है। आपने स्केलर और वेक्टर तो पढ़ा होगा ना, स्केलर क्वांटिटी है। दैट मीन्स इट डज नॉट डिपेंड अपॉन एनी डायरेक्शन, इट ओनली हैज मैग्नीट्यूड। ठीक है, सिर्फ इसको मैग्नीट्यूड से मतलब है। जैसे कि मैं आपको बोलूं Q1 एक चार्ज है 2 कूलम का और Q2 एक चार्ज है 4 कूलम का। मुझे आप इसको ऐड करके बताओ, तो आप सिंपली मैं आपसे पूछूं टोटल चार्ज बताओ, तो आप इसको आराम से ऐड करके कितना बोलोगे? 6 कूलम का आपके पास नेट चार्ज है। सही बात है, लेकिन अगर ये वेक्टर होता तो आप इसको सिंपली ऐड नहीं कर सकते हो, आपको इसके लिए डायरेक्शन का भी नीड होगा। ठीक, अब हमारे पास नेचर में बच्चों 2 टाइप के चार्ज होते हैं, सभी को पता होगा। पहला होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है नेगेटिव। ठीक है, तो पहला होता है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कहने का क्या है कि अगर किसी बॉडी के पास मैंने बहुत सारा, लेट सपोज को एक बॉडी है, ठीक है, मैंने इसको बहुत सारा इलेक्ट्रॉन दे दिया, मैं कहीं से खरीद के लाया और इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया बहुत सारा, ले भाई तू इलेक्ट्रॉन रख। तो मैंने बेसिकली, आपने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो पढ़ा होगा ना, इतना तो सबको बच्चों को पता होगा। तो इलेक्ट्रॉन कैरीज नेगेटिव चार्ज। अगर किसी बॉडी को अगर मैं बोल रहा हूं कि उसके पास एबंडेंस ऑफ नेगेटिव चार्ज है, मतलब एबंडेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो बेसिकली वो बॉडी कैसा चार्ज है? नेगेटिवली चार्ज है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन कैरीज
नेगेटिव चार्ज, तो वो बॉडी क्या कहलाएगा, नेगेटिवली चार्ज। अगर मैं बोलता हूं कि कोई बॉडी को मैंने इलेक्ट्रॉन दिया है, हाँ भैया कोई डाउट है, कोई कुछ पूछना चाहता है क्या, कि समझ में आ गया, समझ में आ गया होगा, ठीक है। कोई किसी के पास एबंडेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन्स वो नेगेटिवली चार्ज बॉडी है। अगर वही इलेक्ट्रॉन उससे मैं छीन लूं वापस, किसी से इलेक्ट्रॉन छीनने का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन छीन लिया तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा बच्चों, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, सही बात है ना, है ना। तो उसको बोल देंगे हम लोग पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। तो जैसे मैं इसको अगर दूसरे साइड में दिखाता हूं, यहां पर किसी बॉडी को मैंने इलेक्ट्रॉन दिया तो वो क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज बॉडी। किसी बॉडी से मैंने इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। इसको बोलते हैं डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, आप केमिस्ट्री में पढ़ते होगे, इसको बोलते हैं एबंडेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास नेचर में दो टाइप के चार्ज होते हैं, एक होता है नेगेटिवली चार्ज जब उसके पास अबंडेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, एक होता है पॉजिटिवली चार्ज जब उसके पास लैक ऑफ या फिर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। कोई भी एक न्यूट्रल बॉडी के पास पॉजिटिव और नेट नेगेटिव चार्ज इक्वल होता है। जितना लेट सपोज उसके पास +2 है तो उसके पास -2 भी होगा। नेट चार्ज कितना हो जाएगा न्यूट्रल बॉडी का, 0 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या आपको बात समझ में आई क्या यहाँ तक? ठीक है, अब जो थर्ड पॉइंट लिखा है ना बच्चों, आपको सबको पता होगा एक चीज, लेट मी जस्ट रब दिस। किसी बच्चे से पूछूं कि भैया तुम मुझे एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज बता दो, वन इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एक पॉजिटिवली चार्ज का पूछो तो कितना होता है, +1.6 10⁻⁻19 कूलम। सही बात है, आपने अल्फा पार्टिकल पढ़ा होगा, He+2, वो कितना होता है, 2 टाइम्स ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अच्छा, एक बात ऑब्जर्व करने वाली ये है कि इलेक्ट्रॉन के पास -1.6 समथिंग है, प्रोटॉन के पास +1.6 समथिंग है, एंड He2+ जिसे हम अल्फा पार्टिकल कहते हैं बच्चों, उसके पास कितना है, 2 टाइम्स 1.6। अच्छा, ये 1.6 का क्या मुद्दा है सर, वो जो थर्ड पॉइंट है ना उससे क्लियर हो जाएगा। चार्ज इज क्वांटाइज एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है किसका, चार्ज का प्रॉपर्टी, क्वांटाइजेशन। इसका मतलब क्या है, आपको मैं अच्छे एग्जांपल देके समझाता हूं। क्वांटाइजेशन क्या होता है, ठीक है। अच्छा, लेट्स इमेजिन ये एक स्टेप्स बने हुए हैं, मैं यहां से एक बॉल को, ये एक स्टेप बना हुआ है h हाइट का है, ये भी स्टेप मतलब सीढ़ी है, h हाइट का है, सभी को दिख रहा है। मैं ये बॉल को ड्रॉप करूंगा नीचे की ओर, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, या तो वो इधर गिरेगा, या तो इधर आएगा, या तो यहाँ आएगा, या तो कहीं नीचे जाएगा। अच्छा, या तो वो h में आ सकता है, या तो फिर वो 2h में आ सकता है, या तो वो 3h में आ सकता है, या तो वो 4h में आ सकता है। क्या ये बात आप मान रहे हो, क्या सही बोल रहा हूं मैं? क्या कोई पॉसिबिलिटी है क्या बॉल हवा में लटक गया? यहाँ पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इसका मतलब आप क्या को समझाना चाह रहा हूँ बच्चों, कि जो भी आप देख रहे हो, बॉल जो मैंने नीचे फेंका है वो h के सम टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स स्टेप्स में ही जाने की उसकी पॉसिबिलिटी है। क्या आपको थोड़ी बहुत बात समझ में आ रही है? एक एग्जाम्पल मैंने दिया है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल ये बोल रहा हूँ कि मैं आपको बोल रहा हूँ बच्चों कि मुझे आप 5 रुपए 50 पैसा ट्रांसफर करो फिजिकली, मतलब मुझे सिक्का दो आप। तो क्या ये आज के टाइम में पॉसिबल है क्या बच्चों?
क्या मुझे 5.5 रुपीज फिजिकली ट्रांसफर कर पाओ? यूपीआई करने नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ फिजिकली ट्रांसफर करने बोल रहा हूँ, मतलब कॉइन के फॉर्म में बोल रहा हूँ। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आप मुझे 6 रुपए दे सकते हो, 4 रुपए दे सकते हो, 8 रुपए दे सकते हो, 100 रुपए दे सकते हो। तो बेसिकली आप 1 रुपए के सम टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम्स मुझे दे सकते हो, लेकिन आप फ्रैक्शनल टाइम्स मुझे ट्रांसफर नहीं कर सकते हो ना। 5.5 रुपीज, 6.5 रुपीज, 6.25 रुपीज, ये ट्रांसफर करना इम्पॉसिबल है आज के टाइम में। यूपीआई नहीं बोल रहा हूँ, फिर से करेक्ट कर देता हूँ, यूपीआई नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, फिजिकली। यहाँ पर दूसरा एग्जांपल में देखा आपने, एच के सम टाइम्स मैंने बॉल के पास पॉसिबिलिटी स्टेप में जाने का। तो मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, क्वांटाइजेशन का मतलब भी सेम होता है। जैसे यहाँ पर आपने 1 रुपए देखा, यहाँ पर आपने एच देखा, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है। इसके नंबर ऑफ टाइम्स ही हम यहाँ पर जो भी एक्शन है, जो भी हम करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं। वैसे ही जब हम चार्ज को ट्रांसफर करते हैं ना बच्चों, तो उसका स्टैंडर्ड वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। उसके नंबर ऑफ टाइम्स ही आप चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हो। कभी ऐसा नहीं किया कि 1.6 का आधा मैं ट्रांसफर कर रहा हूं सर, नॉट पॉसिबल एट ऑल। आप नंबर ऑफ टाइम्स 1.6 के 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 1000 गुना, लाख गुना, करोड़ गुना ऐसे ट्रांसफर कर सकते हो। उसको कभी भी फ्रैक्शन में नहीं बांट सकते हो। दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी इज नोन एज क्वांटाइजेशन। क्या आपको बात समझ में आ गई क्या बच्चों? सबको समझ में आ गई क्वांटाइजेशन मैंने क्या 3 एग्जांपल देके समझाया? शायद आपको समझ में आ गई होगी, शायद नहीं, आ गई होगी, मैं मान लेता हूं। अब थम्स अप कर दो यार अगर आपको आ गया तो क्वांटाइज का मतलब समझ में आया क्या? कभी भी आप फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज इज क्वांटाइज। और हम लोग इसको जनरली ना इस फॉर्म में लिखते हैं। कभी भी आप देखना, आप लिखोगे देखोगे Q इक्वल्स टू एन टाइम्स ई लिखा होगा, प्लस माइनस एन टाइम्स ई। ये एन क्या है? नंबर ऑफ टाइम्स, मैंने जो आपको बताया था। ई क्या है? एक चार्ज का, एक चार्ज मतलब 1.6 इन 10⁻⁻19, ठीक है। समझ में आया? Q इक्वल्स टू एन टाइम्स ई। आया समझ में? चार्ज इज क्वांटाइज। आई होप सबको क्लियर होगा, ठीक है। आपको नोट करना, आप नोट भी कर सकते हो, या मैं आगे बढ़ता हूँ। ये तो बेसिक बेसिक प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से पता होगा, लेकिन बेटा अभी थोड़ा रुको, अभी तो मजा आएगा, है ना। अच्छा, क्या है, कितने लोग को ये पता है? देखो तो, चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। अच्छा, कोई 1 कूलम का चार्ज आ रहा है, v वेलोसिटी से जा रहा है, फिर 2v से जा रहा है, फिर 3v से जा रहा है। मैं क्या बोला, फिर से क्लियर कर देता हूँ। कोई 1 कूलम का चार्ज है Q1, वो v से जा रहा है, वो 2v से जा रहा है, और 3v से जा रहा है। अब कैसे भी v से जाए, उसका जितना चार्ज है ना बच्चों, वो चार्ज हमेशा सेम रहने वाला है। तो यहाँ लिखा हुआ है चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। आप कितने भी उसको वेलोसिटी दे के ट्रेवल करवाओ, चार्ज कभी भी नहीं बदलता है। मेरी बात समझ में आ रही है? वेयर एज मास बदलता है, आपको नहीं पता होगा, लेकिन आप रिलेटिविटी जब पढ़ोगे ना बच्चों आगे जाके, तो जैसे कि m मास का ये पेन है ना, अभी अगर इसको v से फेंक दूं, मान लो ये 5 ग्राम का है, तो 5 ग्राम से जा रहा है v से। अगर 100 टाइम्स ऑफ v से इसको ट्रैवल करा दूं 5 ग्राम, तो अभी भी चेंज नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं इसको लाइट की वेलोसिटी से इक्वेट कर दूं ना, तो इसका शायद मास भी बदल जाए, 5 से 4.9 हो जाए, 4 ग्राम भी हो जाए, ये पॉसिबिलिटी है। तो मास v पे डिपेंड करता है, लेकिन चार्ज v पे डिपेंड नहीं करता है। जो q चार्ज मैंने उसको दिया है, कितने से भी ट्रेवल करवा, वो q रहने वाला है। आई होप सबको क्लियर है, ये वाला पॉइंट भी क्लियर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं बच्चों, चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेफरेंस फ्रेम। ये पूरा जो उद्यम मचाने वाला है पूरे चैप्टर में ना, वो चार्ज ही है। अगर चार्ज को आप समझ लेना तो सारी चीजें आसान हो जाएगी। चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेफरेंस फ्रेम। रेफरेंस फ्रेम का मतलब होता है बच्चों, आप कहाँ से उसके मोशन को, उसको ऑब्जर्व कर रहे हो। तो चाहे आप धरती से बैठ के ऑब्जर्व कर रहे हो, क्यू चार्ज को देख रहे हो, या आप मार्स से बैठ के क्यू चार्ज को देख रहे हो, ये ज्यादा हो गया। अब लंदन से देख रहे हो बैठ के, दिल्ली से देख रहे हो, पेरिस से देख रहे हो,
कहीं से भी देखो उस चार्ज को, क्यू चार्ज ही रहने वाला है, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेफरेंस फ्रेम। सबको बात समझ में आई क्या? बिल्कुल समझ में आई होगी, ठीक है। अब ये सब तो बेसिक बेसिक 9th 10th के बच्चों को पता होता है। अब जो पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। पूरे इस चैप्टर का नाम ही क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और ये जो पॉइंट लिखा है ना, इसको समझो। चार्ज एट रेस्ट कैन एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्सेस ओनली। चार्ज रुका हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ वो इलेक्ट्रिक फोर्सेस को ही एक्सपीरियंस कर सकता है और इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। इस पूरे चैप्टर का नाम ही क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। स्टैटिक मतलब रेस्ट। ये इस एक पॉइंट पे ही पूरा आपका चैप्टर है। चैप्टर आप पढ़ रहे हो, सोचो कितना इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है कि आप पूरे इस एक पॉइंट पे आपने एक चैप्टर बना दिया। समझ में आ रही है? फिर जब आप चार्ज को मोशन देके पढ़ोगे ना, तो वो नेक्स्ट चैप्टर आएगा मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। बात समझ में आ रही है? सिर्फ 2 स्टेटमेंट से आपके 2 चैप्टर बनते हैं, क्रूशियल चैप्टर्स ऑफ 12th क्लास। सिर्फ 2 स्टेटमेंट पे डिपेंड करते हैं, रेस्ट और मोशन। क्या आपको बात समझ में आई क्या यहां तक? जो बताना मैं चाह रहा हूं आपको, सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं अभी, नथिंग न्यू। ये आपको पता है, नो? ठीक है, चलो ये भी क्लियर है। अच्छा, आ गए ना अब? अब देखो क्या लिखा है। चार्ज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी कैन जनरेट और एक्सपीरियंस मैग्नेटिक एज वेल एज इलेक्ट्रिक फोर्सेस। इससे पहले जो मैंने आपको पॉइंट बताया उस पे एक चैप्टर बना है, उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है। अब जैसे ही मैं किसी चार्ज को एक कांस्टेंट वेलोसिटी से, कांस्टेंट का मतलब समझ में आता है आपको? अगर ये 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, डूइंग 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 2 मीटर पर सेकंड से ही जा रहा है, जैसे जैसे कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, तो पॉसिबिलिटी है कि वो इलेक्ट्रिक फोर्सेस को भी एक्सपीरियंस कर सकता है या जनरेट कर सकता है। मेरे बातों पे गौर करना, वो खुद महसूस भी कर सकता है और प्रोड्यूस भी कर सकता है इलेक्ट्रिक फोर्सेस को। साथ ही साथ जब वो कांस्टेंट वी से मूव करता है ना बच्चों, तो वो मैग्नेटिक फील्ड के में भी हिस्सेदारी लेना शुरू कर देता है। दैट मीन्स वो मैग्नेटिक फोर्सेस को प्रोड्यूस करेगा, साथ ही साथ एक्सपीरियंस भी करेगा। कब? जब वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर देगा। क्या आपको बात समझ में आई क्या? क्या ये क्लियर है? ये चैप्टर, इस स्टेटमेंट पे दूसरा चैप्टर है, उसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। वहां आप चार्ज को मूव करते हो, ठीक है। इस दूसरे स्टेटमेंट पे एक चैप्टर बना हुआ है, तो मान लो कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो सकता है, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं यार, ये दूसरा पॉइंट है। चार्ज मूविंग विथ वेरिएबल वेलोसिटी एमिट्स ईएम वेव्स। इसके ऊपर भी चैप्टर है, उसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। कैसे? जैसे ही आप किसी चार्ज को वेरिएबल वेलोसिटी से, दैट मीन्स 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, 3 मीटर हो गया, फिर 4 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, फिर 5 मीटर, मतलब हर एक पॉइंट पे क्या हो रहा है, उसकी वेलोसिटी बदल रही है। और जब जब आपको पता है कि वेलोसिटी बदलती है तो क्या आता है? एक्सेलरेशन आता है। एक्सेलरेशन, तो जब भी चार्ज इज एक्सेलरेटेड, इट ऑलवेज एमिट्स, मतलब खुद से क्या निकालता है वो बाहर? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को एमिट करना शुरू कर देता है। क्या आपको बात समझ में आ रही है क्या? इसके ऊपर भी चैप्टर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो आप समझ में आ रहे हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक एक चैप्टर है जिसमें आपने 3 चैप्टर के बारे में अभी समझ लिया है बेसिक। आर यू गेटिंग मी? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्या आपको क्लियर है? यहाँ तक प्रॉपर्टीज आपको क्लियर है क्या? एवरीवन इन द चैट बॉक्स और इन द वीडियो कॉल, थम्स अप, कुछ भी आप कर सकते हो अगर मुझे थोड़ा रेस्पॉन्स मिले। सुहानी ने थम्स अप दिया, और कोई? अंकुश मेहता इमोजी शेयर करता है। ओके ओके संधू जी, ओके ठीक है, समझ में आ रहा है, ओके ठीक है, फाइन फाइन फाइन। तो आपने नए नए प्रॉपर्टी सीख लिया चार्ट के, ठीक है। अच्छा, और एक प्रॉपर्टी जो मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है कि चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। क्या आपको पता है क्या सर? चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम
is always conserved। इसका मतलब क्या है सर? कोई एक बॉक्स है जिसमें से ना चार्ज बाहर जा सकता है ना ही चार्ज अंदर आ सकता है, वैसे सिस्टम को बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, तो हमेशा आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज कंजर्व रहेगा, जितना है उतना ही रहेगा सर। चार्ज कभी घटता बढ़ता नहीं खुद से, उसका मन नहीं, मन हुआ आज मैं कम हो जाता हूँ बढ़ जाता हूँ, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो आइसोलेटेड सिस्टम में हमेशा चार्ज कंजर्व रहता है। चलो अच्छा, अब एक बात करते हैं, नेट चार्ज कोई डाउट है किसी को? ठीक है, और आपको क्या पता है चार्ज के बारे में? एनीवन? मेरे से कुछ मिस हुआ हो, किसी को लग रहा है कि मैंने कुछ मिस किया है चार्ज के बारे में? सोचो बस। ठीक है, अच्छा, तो मैंने क्या क्या बता दिया आपको? सबसे पहले तो बेसिक प्रॉपर्टीज की एक स्केलर क्वांटिटी होता है सर। चार्ज दो प्रकार के होते हैं सर, पॉजिटिव, नेगेटिव। और चार्ज क्वांटाइज होता है, मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया, 3 एग्जांपल दिया, सभी को क्लियर समझ में आएगा चार्ज क्वांटाइज कैसे होता है। कभी भी आप उसको फ्रैक्शनल ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ क्वांटाइजेशन। ठीक है, ये सब स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज था। नया प्रॉपर्टी मैंने आपके सामने ये रखा है कि चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेफरेंस फ्रेम, चार्ज एट रेस्ट कैन एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिकल फोर्सेस ओनली। कभी भी चार्ज रेस्ट में है और कोई बच्चा आके मुझे बोल दिया कि सर ये तो मैग्नेटिक फोर्सेस भी एक्सपीरियंस कर रहा है, तो मुझे चक्कर आना शुरू हो जाएगा सर। ठीक है, और चक्कर आना आपको भी शुरू हो जाएगा सर, क्योंकि चार्ज एट रेस्ट ऑलवेज एंड ओनली कैन एक्सपीरियंस और जनरेट इलेक्ट्रिकल फोर्सेस। क्लियर है सबको? फिर मैंने बताया कि चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। ठीक है भैया, चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेफरेंस फ्रेम। ठीक है दोस्तों, चार्ज एट रेस्ट कैन एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिकल फोर्सेस ओनली। फिर मैंने आपको ये बताया, जो कि जब भी आप मोशन के बारे में बात करोगे ना, मोशन कोचिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मोशन का मतलब जैसे चार्ज मोशन में आता है ना, तो इसको हम अलग से सेक्शन में पढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स। जैसे मोशन में आता है तो क्या हो जाता है? इलेक्ट्रोडायनामिक्स। और मैंने लिखा है यहाँ पर, यहाँ चार्ज नहीं होगा, यहाँ होगा नेट चार्ज। ये होगा नेट चार्ज। नेट चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। ओके जी, समझ में आ गया जी सबको? कोई डाउट हो जो किसी को? नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब कितने कितने बच्चों को पता है कि कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, और सेमीकंडक्टर क्या होता है? पता है क्या? बस पता होगा यार, इतना मतलब मजाक वाली बात हो गई है तो हम थोड़ा कंडक्टर को डिस्कस कर लेते हैं, और साथ ही साथ डिस्कस कर लेते हैं इंसुलेटर को और सेमीकंडक्टर को। ठीक है, आपको पता, आई नो। चलो, लेकिन फिर मैं पढ़ा क्यों रहा हूँ, वो भी तो इम्पोर्टेंट है। अच्छा, सबसे पहली बात, कंडक्टर के पास क्या होता है? एनीवन इन द चैट बॉक्स, कंडक्टर के पास क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर क्या होता है उसके पास अवेलेबल? कंडक्टर हैज ह्यूज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है। ये कोई बॉडी है, कोई भी बॉडी है। ठीक है, यार लो, ये ले लो, चलो एटॉमिक स्ट्रक्चर ले लेते हैं। प्लस ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है इसके ऑर्बिट में। कंडक्टर के पास क्या होता है कि ना, ये जो इलेक्ट्रॉन है बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन है, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है। आपको पता है कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। सही बात है, तो ये दोनों के बीच में कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा, आएंगे उस पर धीरे धीरे आएंगे। तो क्या होता है कंडक्टर में, क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना अपने लैटिस में, आप केमिस्ट्री में लैटिस पढ़ोगे, लैटिस एनर्जी पढ़ोगे, तो इसकी जो लैटिस के पास होती है ना एनर्जी, ये लूजली बाउंडेड होता है। मतलब ये जो है, इसको मजबूती से पकड़ के रखा नहीं है, जो फोर्स है दोनों के बीच में काफी वीक है।
अगर एक फोर्स, या मान लो ऐसा कि दो हाथ है, एक प्रोटॉन है इलेक्ट्रॉन है, अगर किसी एक ने भी जोर से नहीं पकड़ा तो पूरा चांस है कि हाथ छूट जाएगा। तो वैसे ही यहाँ बस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इज लूजली बाउंडेड, जो बॉन्डिंग है वो कम है, तो ये इलेक्ट्रॉन के पास पॉसिबिलिटी है कि वो छोड़ के उस ऑर्बिट को बाहर निकल सकता है। ये किसकी बात कर रहा हूँ, कंडक्टर के बारे में बात कर रहा हूँ। तो कंडक्टर के पास होता है लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स। सही बात है सर। और तीसरा प्रॉपर्टी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हीट, एक्सेट्रा। अच्छा, ये सर क्यों बता रहे हो, ये तो हमको पता है, ये तो 9th क्लास में पढ़े हैं। क्यों बता रहा हूँ, ये बताता हूँ बस, ठीक है। अच्छा, अब बताने का मुद्दा ये है कि मैंने इस बॉडी को इलेक्ट्रॉन दे दिया, ठीक है, इस बॉडी को मैंने इलेक्ट्रॉन दे दिया, ठीक है। तो क्या होता है ना, कंडक्टर के पास एक पॉसिबिलिटी ये होती है कि जैसे ही मैंने कंडक्टर को इलेक्ट्रॉन दिया ना, तो हर एक कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जितना हो सके, फिर से बोल रहा हूं, जितना हो सके उतना दूर खुद को कर लेंगे। जैसे ही मैंने इलेक्ट्रॉन दिया तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, दूर दूर, जितना हो सके उतना आके उतना दूर फैल जाएंगे। और कहाँ फैलेंगे, हमेशा और हमेशा कंडक्टर में सरफेस में ही चार्ज रहेगा। इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज ना, ठीक है। तो हमेशा सरफेस में ही चार्ज एग्जिस्ट करता है। किसके बारे में बात कर रहा हूं यहाँ पर, कंडक्टर के बारे में बात कर रहा हूँ। अब कोई बच्चा कल आया, सर डाउट हो रहा है, डाउट हो रहा है, कंडक्टर यहाँ, कंडक्टर के अंदर यहाँ इलेक्ट्रॉन बना दिया, तो हम क्या करेंगे फिर, हवन करेंगे, ठीक है। मैंने क्लियर कर दिया कि चार्ज जो होगा हमेशा कंडक्टर पे कहाँ होगा दोस्तों, सरफेस पे एग्जिस्ट करेगा। और ये हमेशा क्या चाहते हैं, जैसे कंडक्टर मैंने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो हमेशा खुद को दूर दूर, जितना हो सके दूर ले जाने की कोशिश करेंगे। तो इनके पास एक फ्रीडम है मूवमेंट करने का, ठीक है, ये मूव कर सकते हैं कहीं भी। और हमेशा इनका चाहत होती है कि हम दूर जाएंगे भैया, तेरे पास नहीं आएंगे, हमको दूर जाना है, ठीक है। ओके जी। अब बात करते हैं इंसुलेटर के बारे में। ये भी आपने पढ़ा होगा, सर क्यों बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ, देखते हैं। आपको ये नोट करना है क्या, किसी को हिंदी में लिख लो, इंग्लिश में लिख लो कि सरफेस पे चार्ज एग्जिस्ट करता है, ये तो कहीं लिख लो अपने नोट्स में। ये बात ना आपको इस चैप्टर के एंड एंड में आप भूल जाओगे। मुझे पता है यार, ये एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं, कि आप ये पॉइंट भूल जाओगे। कोई ना कोई बच्चा आएगा पक्का चार्ज यहाँ बना के लेके आएगा, ठीक है। सरफेस पे चार्ज रहेगा हमेशा कंडक्टर पे। अगर आपको नोट करना है नोट कर लो, 3 पॉइंट उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने सिर्फ, मेरा मुद्दा था कि आप सरफेस पे चार्ज को रिमेंबर रखो हमेशा, ठीक है दोस्तों। अब मैं बात करता हूं इंसुलेटर के बारे में। कितने बच्चों को पता है इंसुलेटर क्या होता है। अच्छा, कंडक्टर का अच्छा सा एग्जांपल दे दो यार, तो एग्जांपल तो दिया ही नहीं मैंने। कंडक्टर का अच्छा सा एग्जांपल दे दो यार, कोई तो माइक वाइक ऑन करो, शर्माओ मत, कोई भी बोलो, पार्टिसिपेट करो। कंडक्टर का बढ़िया सा एग्जांपल दो। किसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, आसपास देखो अपने, मेटल, जितने भी मेटल्स है ना, आर गुड कंडक्टर्स, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं इंसुलेटर का। ये सब क्यों बता रहा हूं ना, क्योंकि एबीसीडी सीखना बहुत जरूरी है सेंटेंस फॉर्म करने के लिए, ठीक। इंसुलेटर, अब ये मान लो, थोड़ा केमिस्ट्री में घुस गए हम। ये प्लस है, ये नेगेटिव चार्ज है। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, सबको पता होगा केमिस्ट्री में। अच्छा, इंसुलेटर में क्या होता है दोस्तों, कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो न्यूक्लियस है, दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग मतलब जो फोर्स है ना, मैंने एग्जांपल दिया था,
कि अगर एक हाथ भी ढीला हो जाए तो एक हाथ छूटने का डर है सर। वो किस में होता है? कंडक्टर में होता है। यहाँ क्या होता है, बाहर का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, ये जो भी बात कर रहा हूं ना, कंडक्टर का बात करूं, इंसुलेटर का बात करूं, तो मैं सिर्फ और सिर्फ आउटर मोस्ट ऑर्बिट का बात करता हूँ, जो सबसे लास्ट वाला शेल है ना, उसकी बात कर रहा हूँ। अंदर और भी शेल हो सकते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सबसे लास्ट शेल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि लास्ट वाला शेल ही का इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है सब चीज में, रिएक्शन में, सब चीज में, बॉन्डिंग में। लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन ही इंपॉर्टेंट है, तो उसकी बात कर रहा हूँ। तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को ना काफी स्ट्रांगली उसका न्यूक्लियस पकड़ के रखा है। अगर स्ट्रांगली पकड़ के रखा है तो उस इलेक्ट्रॉन को वहां से निकालना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो इंसुलेटर के पास क्या होता है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। समझ में आ रहा है क्या? मतलब इसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, आए और तुम इलेक्ट्रॉन लेके भाग गए, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। वो किसमें होता है? मेटल के पास होता है। उसका इलेक्ट्रॉन बहुत खुला है, आओ लेके भाग जाओ। ठीक है, उसको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसके पास आप निकालना मुश्किल है भैया। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं निकाल सकते तो ऑब्वियस सी बात है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट, इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, नेग्लिजिबल फ्री इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, अब आते हैं चित्रकारी पे। ये देखो बच्चों, एक बॉडी बना दिया मैंने। ठीक है, अच्छा, अब मैं अगर इस पे चार्ज दूंगा, मान लो मैं इसको देता हूं प्लस चार्ज, मान लिया, मानने में क्या रहता है, मैंने इसको प्लस चार्ज दिया, तो कितने बच्चों को लगता है कि इस पे चार्ज सरफेस पे ऐसे चले जाएगा? केस वन। या कितने बच्चों को लगता है ये है कि चार्ज कुछ अंदर आ जाएगा? सोचो, सोचो सोचो बस। क्या केस वन होगा, केस टू होगा? हम बात कर रहे हैं इंसुलेटर की। जितने लोग को केस वन लगता है, प्लीज गिव मी अ थम्स अप। एनी रिएक्शन? आई विल वेट फॉर 5 सेकेंड। ओके, कितने लोग को लगता है कि चार्ज अंदर जो ब्लू वाला बना है वो हो सकता है केस टू? ओके ओके, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो बताने का मतलब ये है कि जब आप इंसुलेटर में चार्ज को देखो ना, तो इनके पास मूवमेंट करने के लिए कोई फ्रीडम नहीं होता है। ये यहां वहां दूर जाने के लिए असमर्थ हैं, ये जा नहीं सकते हैं। जस्ट लाइक अनलाइक इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कंडक्टर्स, वो कहीं भी घूम फिर सकते हैं और दूर दूर जाने की कोशिश करते हैं। बट इंसुलेटर में ऐसा नहीं होता। इनको आप जहां दोगे ना, वो सरफेस में ना जाके इनसाइड द वॉल्यूम ऑफ एनी बॉडी, ये इनसाइड है ऑफ द वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ, पूरा से 3D स्पेस में बात कर रहा हूँ, तो वॉल्यूम में रिसाइड करते हैं उसके चार्ज, वहां रहते हैं वो। ठीक है, यहां से आप फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इंसुलेटर। आर यू गेटिंग मी व्हाट आई एम सेइंग हियर? एकदम बेसिक क्लास है, सबको समझ में आ रहा है? समझ में आना चाहिए। फिर बात की जाए सेमीकंडक्टर, जो कि होता है इनके दोनों के बीच वाला साथी। सेमीकंडक्टर जो कि कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में आता है। ये सबको पता होगा, अभी हमारे पास सेमीकंडक्टर का प्रॉब्लम हो रहा है इंडिया के पास। ठीक है, इंडिया के पास ही नहीं, पूरे ग्लोबली सेमीकंडक्टर का प्रॉब्लम हो रहा है। सेमीकंडक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे चिप बनाने के लिए, जो हम मोबाइल यूज करते हैं, लैपटॉप यूज करते हैं, टीवी यूज करते हैं, गाड़ी यूज करते हैं, सब में यूज किसका है? सेमीकंडक्टर का। ठीक है, चलो, क्या यहां तक सबको बात क्लियर है क्या आज की क्लास में? इज एवरीवन अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग हियर? ओके, किसके हाथ में दे दिया गया है ये रिएक्शन? एलडीएच बॉयज ग्रुप में अच्छे अच्छे इमोजीज आ रहे हैं। ठीक है, चलो, अब मैं ना आपको थोड़ा सा चार्जिंग का तरीका बताता हूँ, मोबाइल चार्जिंग नहीं, चार्जिंग कैसे कैसे हो सकता है। ठीक है, चलो, वेज ऑफ चार्जिंग देखो कैसे कैसे कर सकते हैं। लेट सपोज कोई बॉडी है, कोई बॉडी है,
मैंने लगा दिया नीचे आग, मैंने लगा दिया नीचे, उसको गर्म कर रहा हूँ बेसिकली। ठीक है, अभी न्यूट्रल बॉडी है, मतलब उसके पास इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन है। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे ही मैं इसको गर्म करूंगा, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। गर्म कर रहा हूं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन्स की। गर्म करूंगा, गर्म करूंगा, गर्म करूंगा, एक समय ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन इतना एनर्जी गेन कर लेगा कि वो मजबूर हो जाएगा बाहर जाने के लिए। ठीक है, कूद कूद के कहीं ना कहीं बाहर जाएगा, मान लेते हैं, मान लेते हैं अभी। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेगा, गेन कर रहा है, गेन कर रहा है, इतना एनर्जी कहाँ लेके जाएगा, बोल रहा है मेरे से नहीं हो पाएगा। तो इलेक्ट्रॉन क्या है, उस बॉडी को छोड़ के निकलना चाहेगा। अब जैसे ही किसी बॉडी से बच्चों इलेक्ट्रॉन बाहर जाता है, तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर क्या बढ़ जाता है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। ऑब्वियस सी बात है, पहले इसके पास दो इलेक्ट्रॉन दो प्रोटॉन रहा होगा, मान लेते हैं। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन बाहर चले गया, तो बचा कितना दोस्तों, एक नेगेटिव चार्ज बचा और दो पॉजिटिव चार्ज बचा। तो दोनों को मिलाया था, कितना बच रहा है, ये वन पॉजिटिव चार्ज। तो दैट मीन्स दिस बॉडी विल गेट पॉजिटिवली चार्ज, यस और नो। तो पहले एक न्यूट्रल बॉडी था, मैंने उसको चार्ज कैसे किया, हीट दिया। इस चार्जिंग वे को बोलते हैं थर्मो आयनिक इफेक्ट। जैसे ही हम, थर्मो का मतलब होता है ना, थर्मो मतलब हमेशा हीट से होता है, थर्मो आयोनिक चार्जिंग कहते हैं इसे। मैंने यहाँ पर हीट से उसको चार्ज कर दिया। समझ में आई मेरी बात क्या सबको? ये वन ऑफ द वेज ऑफ चार्जिंग है। ऐसे हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं चार्जिंग करने के। क्या आपको ये बात समझ में आई क्या, कैसे मैंने इसको चार्ज किया? किसी को कोई भी डाउट हो तो प्लीज। ये कैसे हुआ सर, -2 +2, एक माइनस चलेगा तो कितना हो गया, +1, तो पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है मित्रों, समझ में आ गई क्या? दूसरा चार्जिंग का तरीका क्या होता है बच्चों, कोई नोट कर रहा है क्या? मोस्ट फेवरेट आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कितने बच्चों ने सुना है? ऑब्वियस सी बात है, सारे बच्चों ने सुना होगा। ठीक है, दूसरा चार्जिंग का तरीका बता रहा हूँ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हमको पढ़ना है ये सब चीज, इसलिए बताया जा रहा है। ठीक है, दूसरा होता है फोटो इलेक्ट्रिक वे ऑफ चार्जिंग, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी कहते हैं उसे। लेट सपोज कोई बॉडी है फिर से, ठीक है, अब मैं इसके ऊपर कोई लाइट दे दिया, लाइट का सोर्स है, मैंने लाइट दे दिया, तो क्या होगा, कोई न्यूट्रल बॉडी है, ये न्यूट्रल बॉडी है अभी। ठीक है दोस्तों, अब जैसी न्यूट्रल बॉडी है, मैंने लाइट दिया, तो लाइट के पास एनर्जी होता है, hc/λ, आपने पढ़ा होगा, सही बात है, बिल्कुल पढ़ा होगा, या तो h न्यू तो पढ़ा होगा। तो जितना उस लाइट का फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा, जितना लैम्डा कम होगा, उतना उसके पास एनर्जी होगा। सर कैसे? जितना लैम्डा कम उतना एनर्जी ज्यादा, जितना फ्रीक्वेंसी ज्यादा उतना एनर्जी ज्यादा। किसका? लाइट का। जितना एनर्जी इस पे आप दोगे, उतना एनर्जी एब्जॉर्ब कौन करेगा? इस न्यूट्रल बॉडी का इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा। सही बात है क्या? बिल्कुल सही बात है, एब्जॉर्ब करेगा। अब एक समय ऐसा आएगा, एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। अब मजबूर है, क्या मजबूर है सर? वहां से कूदने के लिए, वहां से भागने के लिए। तो न्यूट्रल बॉडी एनर्जी लाइट देने के बाद क्या हो जाएगा, देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट कि इलेक्ट्रॉन इस सरफेस को छोड़ के भागना शुरू कर दे। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन भागना शुरू कर देगा बच्चों, आपको पता है कि ये न्यूट्रल बॉडी फिर से क्या हो जाएगा, बताओ? सबको समझ में आ जाएगा, अगर दो इलेक्ट्रॉन छोड़ के भागेंगे तो ये +2 चार्ज, मतलब कि पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। ये कौन सा तरीका हो गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फोटो इलेक्ट्रिक वे ऑफ चार्जिंग। हम अभी चार्जिंग पढ़ रहे हैं। क्या सभी को बात क्लियर है? यहां तक सभी को बात क्लियर है क्या?
मजा आएगा इस चैप्टर में, काफी मजा आएगा। एमएसपी गर्ल्स को समझ में आ गया, सभी को समझ में आया कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एमटीएस बॉयज एलडीएच समझ में आया। अभी क्लास एंड नहीं किया मैंने, है ना। संगरूर बॉयज सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, लुधियाना बॉयज गर्ल्स, ओके, सभी को समझ में आया। देखो ये तो आपको पता है बच्चों। अब जो मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा ना, वो होता है इंडक्शन, फील्ड एमिशन, मतलब और भी चार्जिंग के तरीके होते हैं वो पढ़ेंगे। ये हम पढ़ेंगे, इसको हम अप्लाई करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले चैप्टर में। इंडक्शन कैसे होता है वो पढ़ेंगे। इसके बाद जैसे चार्जिंग पढ़ने के बाद हम शुरू करेंगे कूलम्स लॉ। सभी को पता है कूलम्स लॉ, हम नेक्स्ट क्लास में कूलम्स लॉ शुरू करेंगे। आज हमने चार्ज के बारे में ओवरऑल पढ़ लिया। एक बार मैं थोड़ा सा क्विकली रिकैप कर देता हूं, ठीक है। मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है, ऐसा ब्रांच ऑफ फिजिक्स जो सिर्फ और सिर्फ किससे डील करता है, चार्ज एट रेस्ट, ठीक है। चार्ज एट रेस्ट को स्टडी करना इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक, सिंपल भाषा में। फिर मैंने आपको चार्ज के बारे में बताया, जैसे हमारा नेचर होता है वैसे तुम्हारा नेचर है, वैसे किसी पार्टिकल का भी नेचर होगा, ठीक है, कुछ ना कुछ पर्टिकुलर नेचर होगा। दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ऑफ दैट पार्टिकल इज नोन एज चार्ज, ठीक है, समझ में आया क्या। फिर मैंने आपको चार्ज की प्रॉपर्टीज बताई बहुत सारी, कि चार्ज स्केलर होता है, दो तरीके के होता है, क्वांटाइज्ड होता है, ये बताया कि कैसे इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी है, ठीक है। फिर ये बताया इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के बारे में बताया मैंने आपको, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में विथ कूलम्स लॉ, सभी लोग पढ़ के आएंगे। We'll see you on the next class. Thank you for joining me. I hope you have enjoyed this session. We'll see you on the next class. मजा आएगा।